हेलो एवरीवन, सो आई एम राहुल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन तीव्रा। तो देखिए, तीव्रा आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ मैं छोटे छोटे लेक्चर्स डाल रहा हूँ और बहुत ही तेजी से आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था पार्ट 1 ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो मैं आपको बेसिक क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहा हूँ जो 10 टू मूविंग 11th और सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री को प्रॉपरली सीखना चाहते हो, क्योंकि क्वांटम नंबर के बिना कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हो पीरियोडिक टेबल को और आपका केमिकल बॉन्डिंग, कोई भी चीज अगर आपको करनी है। ठीक है भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर पार्ट 2। और आज मैं दोनों क्वांटम नंबर्स को कंप्लीट कर दूंगा। दो मैं कल कर चुका हूं, एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। राइट, सो गेट रेडी फॉर टुडेज क्लास एंड दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं राहुल कौशिक एंड आई हैव वर्कड इन बंसल क्लासेस कोटा फॉर कंटिन्यूअस 10 years and during my tenure there I was head of department and I even mentored 2000 plus successful IITs। बट मैं जनरली कहता हूँ ये सब आंकड़े हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको मेरे से कितना समझ आ रहा है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी नीड क्वांटम नंबर्स? हम क्यों ये क्वांटम नंबर चाहते हैं? पिछली क्लास में मैंने ये बात आपको बताई कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में भी हो सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, और शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं और ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है वो भी मैंने बताया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को यूनिकली उसका एड्रेस बताने के लिए मुझे क्वांटम नंबर्स की जरूरत है। तो ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं? तो क्वांटम नंबर बेसिकली 4 नंबर्स का सेट है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपको परफेक्ट एड्रेस देगा। तो इट इज सेट ऑफ 4 नंबर्स विच इज यूज्ड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। तो वो सेट आपको क्या बताता है? ऑर्बिटल हमारा हो गया था। तो वो 4 नंबर कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको किसके बारे में बताता है? शेल के। ये किसके बारे में बताता है? सब शेल के। और मैग्नेटिक किसके बारे में बताएगा भाई? बोलो, मैग्नेटिक किसके बारे में बताएगा? ऑर्बिटल के। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल का एड्रेस दे रहे हैं बेसिकली कि कोई ऑर्बिटल किस शेल और किस सब शेल से बिलोंग करता है। और जो चौथा है ये आपकी स्पिन के बारे में बात करेगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एन, एल और एम। ये तीनों ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ऑर्बिटल मतलब हाउस, घर। और एक चौथा क्वांटम नंबर है एस, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बात करता है। राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एन और एल के बारे में मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज की क्लास खत्म होने से पहले हम 4 या 5 एकदम बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय, या तो इसे एम से डिनोट करते हैं और वी कैन डिनोट इट बाय एम एल। राइट, तो आज मैं अपना थोड़ा पढ़ाने का मीडियम इंग्लिश प्लस हिंदी, थोड़ी इंग्लिश का परसेंटेज ज्यादा रखूंगा क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के बच्चे भी रहते हैं जो पूछते हैं सर इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश के टीचर्स नहीं मिलते। तो मैं कोशिश करूंगा 70% इंग्लिश एंड 30% हिंदी, क्योंकि हिंदी वाले सब इंग्लिश समझ सकते हैं, जो लिख रहा हूँ वो तो 100% इंग्लिश। राइट, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय एम और एम एल, पहली बात। दूसरी बात, जैसे एन आपको शेल बताता था, दोबारा देख लेते हैं भाई। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा शेल, शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता था, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल बताता था, और ऑर्बिटल हमें एम बताएगा। तो जो एम में ही ऑर्बिटल का आइडिया देगा। राइट, तो सब शेल के बारे में एल ने बताया, एल ने उसकी शेप भी बताई, एल ने उसका नाम भी बताया। तो हम इधर पढ़ते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? एम और एम एल। दूसरा पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन of various orbitals with respect to standard set of coordinate axes, i.e. that is number of orbitals present in a s subshell। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है किसके बारे में? स्पेशियल ओरिएंटेशन। स्पेशियल ओरिएंटेशन मतलब स्पेस में ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओरिएंटेड है। अब स्पेस में ओरिएंटेड है किस तरीके से, तो कुछ रेफरेंस भी लेना पड़ेगा। विद रिस्पेक्ट टू, वो रेफरेंस क्या? स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो बेसिकली ये हमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस के बारे में बताएगा एंड ईच ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल। तो इसे मैं डिस्कस करूंगा अभी, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो कहां से कहां लाई करती हैं? -L टू +L, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 4L इज इक्वल टू 0, तो जब मैं L 0 कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ है? सब शेल। तो M की वैल्यू सिर्फ एक होगी, 0।
तो इसका मतलब s सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, दिस। और एक ऑर्बिटल में मैं बता चुका हूं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों आते हैं वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन फिल करना सिखाऊंगा। तो उसी तरह अगर मैं बोलूं फॉर L इज इक्वल टू 1, तो जब मैंने L इज इक्वल टू 1 बोला तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, P सब शेल। तो जब मैं P सब शेल की बात कर रहा हूं तो अब M की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है भाई, 3, -1, 0 और +1। तो 0 भी एक वैल्यू है, ये नहीं 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 आई थी तो ये एक वैल्यू थी। तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, तो P में मैंने ऐसे 3 ऑर्बिटल आपको दिखा दिए, तो इसके लिए L की वैल्यू तो 1 होगी, बट M की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी और +1 भी। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स के हम नेम भी कुछ रखेंगे, तो एक px हो सकता है, एक py और एक pz, राइट। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, p सब शेल क्या है, s सब शेल क्या है। अब मैं उसी तरीके से अगर अगले पॉइंट पर आऊं, तो अगर L2 है तो L2 बोले तो d ऑर्बिटल या d सब शेल, और d सब शेल में m की वैल्यूज कितनी होंगी, -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज। तो d सब शेल के अंदर मैं बोलूंगा 5 ऑर्बिटल होंगे भाई। बोलो भाई, डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। तो जस्ट आप इन्हें देखिए, ये 5 ऑर्बिटल आपके ये हो गए। यहां तक कोई डाउट है? तो इन 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। एक में 2 आते हैं, तो एल की वैल्यू तो इनके लिए क्या होगी, 2, बट एम की वैल्यू आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, -2, -1, 0, +1, +2। इनके नेम्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूं कि m की हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह अगर मैंने L इज इक्वल टू 3 लिया, तो L3 मतलब मैं क्या बोलूंगा, F सब शेल। और अगर F सब शेल है तो m की वैल्यू क्या होगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। बोलो भाई, अगर ये है तो भाई यहां पर ध्यान से देखिए, m की ये वैल्यूज हैं, तो ये कितनी वैल्यूज होगी, 7। तो 7 ऑर्बिटल होंगे। तो m की वैल्यूज -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो m की जितनी वैल्यू आएंगी वो उतने ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगी। आप इन्हीं को क्या बोल सकते हो, ओरिएंटेशंस। क्या बोल सकते हो, ओरिएंटेशंस। अब मैं दोबारा से वो चीजें आपको दोबारा पढ़ाता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, पहला पॉइंट हो गया भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। दूसरा पॉइंट, इट टेल्स अस अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन, तो स्पेस में किस तरीके से आपके ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको ये चीज बताएगा विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताने वाला है विच आर प्रेजेंट इन अ सबशेल। यस नहीं आएगा विच आर प्रेजेंट इन सबशेल, राइट। तो अब आपको पता पड़ गया है कि एस में आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, और डी में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तो अब जरा मैं इनके बारे में बात करता हूं। जो 3 एस की जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं, याद होगा पिछली क्लास में बताया था। पी के जो 3 ऑर्बिटल है, अगर ये मैंने एक्स लिया, ये वाई लिया, तो ये जेड होगा। पी के जो 3 ऑर्बिटल है वो कैसे होंगे, ये एक्स ये वाई, तो एक अलोंग पी एक्स होगा, एक अलोंग पी वाई होगा, तो ये बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, और एक अलोंग कहाँ होगा, जेड। तो ये हो गया भाई पी एक्स, पी वाई, पी जेड। हम इसे ऐसे 3 बॉक्स बना के दिखा देते हैं भाई, इसे हम एक बॉक्स बना के दिखा देते हैं। अगर मैं डी की बात करूं तो डी के 5 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। तो जरा वन बाय वन मैं अभी इन्हें लेने वाला हूं। तो यहाँ मैंने आपको शेप बताई, ध्यान से देखिए, ये एस है, ये आपको दिखा दिया, एक ही ऑर्बिटल है एस में। अगर पी की मैं बात करूं तो पी के 3 ऑर्बिटल्स, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, तो ये कहलाएगा पी वाई। अब मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूं, ये कहलाएगा पी एक्स, और ध्यान से देखिए ये कहलाएगा पी जेड। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, और सेंटर पे यहाँ आपका है न्यूक्लियस, यहाँ आपका है न्यूक्लियस। तीनों को मैंने एक साथ दिखा दिया था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो ये हो गया। तो देखिए इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मैंने ये बाउंड्री बना दी। तो ये आपका अगर एक्स एक्सिस है तो दिस इज पी एक्स,
तो इसे हम डम्बेल शेप भी बोलते हैं। डम्बेल, अब आपको फील आ रही होगी भाई ये डम्बेल किस तरीके से है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं तो डी ऑर्बिटल आपके कितने होंगे? 5। अगर डी ऑर्बिटल 5 होंगे, बट हाँ उससे पहले एक चीज और, तो देखिए अगर मैंने 3 ऑर्बिटल बनाए तो यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि इसके लिए जो m की वैल्यू है, जैसे l तो 1 हो गया p के लिए, तो m -1 0 और +1, तो आप किसी को कुछ भी दे सकते हो। इसे pz बोल दो, px बोल दो, py बोल दो, या इसे py बोल दो, इसे px बोल दो, इसे pz। तो ऐसा नहीं है कि सर 0 pz को ही देना है क्या 0 px को ही देना, नहीं भाई, ऐसा कोई नियम नहीं है। कई बुक्स में गलत लिखा रहता है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। अब जब मैं डी ऑर्बिटल के लिए बात करूंगा तो L2 होता है डी के लिए, m की वैल्यू क्या होगी? -2, -1 0 +1 और +2। तो मैं इसे कैसे दिखाने वाला हूं, इधर देखिए भाई, इस तरीके से। तो m की कोई भी वैल्यू आप किसी को भी दे सकते हो। अब मैं जस्ट शेप की बात करता हूं, जैसे p के 3 नाम थे, px, py, pz, तो d के क्या क्या नाम होंगे? तो जरा मैं d दिखा देता हूं। एक होगा dxy, एक होगा dyz, एक होगा dxz, एक होगा dx² - y², और एक होगा dz²। सबकी शेप्स भी मैं आपको बना बना के अभी दिखा देता हूं। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर अगर dxy की मैं बात कर रहा हूं तो ये xy एक्सिस ले लीजिए, तो ये x और y के बीचों बीच होंगे, डबल डम्बेल इसकी शेप होती है। ये x और y के बीचों बीच होंगे, yz, तो दिस इज y, दिस इज z, ये y और z के बीचों बीच होगा भाई। ये किसके बीचों बीच होगा भाई? y और z के बीचों बीच। ये किसके होगा? x और z के बीचों बीच। तो ये शेप्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली xz प्लेन होगा, ये बेसिकली yz प्लेन होगा, और ये xy प्लेन होगा। क्योंकि अगर z एक्सिस की बात करूं तो वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आ रहा होगा, देखिए ऐसे आएगा वो। और अगर वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आएगा तो ये प्लेन क्या होगा? yz, ये प्लेन क्या होगा? xz। उसी तरह ये xy, ये y और ये z है तो x यहाँ होगा, तो ये वाला प्लेन क्या होगा भाई? xz, और ये वाला क्या होगा? xy। तो ये y और x ऐसे आ रहा है यहाँ। सिमिलरली अगर मैं xz लेता हूं तो ये वाला एक्सिस y होगा जो परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड होगा, तो ये वाला प्लेन होगा yz, ये वाला प्लेन होगा yz xy प्लेन, राइट। अब ये x² - y² क्या है? तो देखिए dxy और x² - y² में क्या अंतर है, चला ये देखिए। इसमें ये अंतर है कि ये x और y के अलोंग होंगे, x y, तो ये किसके अलोंग होंगे भाई? x और y के अलोंग। सिमिलरली अगर मैं dz² की बात करता हूं तो dz² में ये z एक्सिस है, और यहां पर एक रिंग होगी, और ये जो रिंग होगी ये xy प्लेन में होगी भाई। दिस इज x, दिस इज y, तो xy प्लेन में रिंग होगी। 3D भी दिखाऊंगा तो घबराए नहीं, बिल्कुल आपको समझा के ही दम लूंगा। तो ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स बताया, मैं जरा दिखाता हूँ ये किस तरीके से दिखते हैं। यहाँ देखिए भाई, ये सबसे पहले dz² ही दिखा दिया। तो ये रिंग देखिए ध्यान से, ये x, ये y, तो ये जो प्लेन है दिस इज xy प्लेन, और ये z में। समझ आ गया होगा आप? अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये देखिए x² - y², तो जो लोब्स हैं वो y के और x के अलोंग है। अब xy देखूं तो x और y के बीच में है। यहाँ देखिए मैंने ये दिखाई थी इस तरीके से, और ये x और y के अलोंग दिखाई थी, तो यहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। तो x y के बीच में है, ये y z के बीच में है, तो y z प्लेन, x z ये होगा, x y। तो अब आपको प्लेन्स का आइडिया लग गया होगा। अब जरा ध्यान से इसे देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए भाई, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे अगली क्लास में डेफिनेटली लूंगा। चलिए, तो ये ऑर्बिटल के बारे में कहानी पता पड़ गई। अब हम आते हैं आगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे मैंने कहा n1, तो l क्या होगा? 0, तो m क्या होगा? 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? अब m0, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है 1, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे पहले शेल में? 2। ये कहानी होगी। अब मैं अगर दूसरे शेल के लिए लेता हूं,
N2 के लिए, तो L की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी, 0 और 1। तो L0 के लिए M क्या होगा, 0। इसके लिए M क्या होगा, -1, 0 और +1। तो ये कितनी वैल्यूज आ गई भाई, 4। तो 4 ऑर्बिटल होंगे दूसरे में। अगर दूसरे में 4 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं N3 ले लेता हूँ तो L की वैल्यू क्या होंगी, 0, 1, 2। ठीक है, तो इसमें आपका M क्या होगा, 0। इसमें आपका M क्या होगा, -1, 0, +1, 3 वैल्यू। इसमें आपका M क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2। तो ये कितने हैं, सम कीजिए, 1 और 3, 4 एंड 5, 9। तो these are 9 orbitals and we have maximum 18 electrons. Any doubt, please let me know. Similarly, if I'm taking n is equal to 4, so the value of L will be 0, 1, 2, 3, and we have M is equal to 0, M is equal to -1, 0, +1, M is equal to -2, -1, 0, +1, +2, and M is equal to -3, -2, -1, 0, +1, +2, right? So just count them, 1 and 3, 4, 4 and 5, 9, 9 and 7, 16. So we have 16 and 32. I hope now you got it. So in first shell we will have only S subshell, in second shell we will have S and P. In third shell we have S, we have P, we have D. And in fourth shell we have S, P, D and F. And total number of orbitals we know, total or maximum possible number of electrons we know. Any doubt, please let me know. Any doubt you have? No doubt? तो यहां तक देखिए हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई। तो मैंने आपको M, L, N सब की वैल्यूज निकालना सिखा दिया है। तो 3 क्वांटम नंबर आके एकदम क्लियर हो गए हैं। ठीक, तो अब सवाल आता है, सर नोडल प्लेन क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग। नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन देखिए भाई एक ऐसा प्लेन है कि उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 होंगे। तो जैसे मैंने लिया नोडल प्लेन, इट इज द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0. It is the plane where probability of finding an electron is 0, right? तो this is nodal plane. तो nodal plane जैसे अगर मैं s ऑर्बिटल के लिए बात करूं तो देखिए ये x है, ये y है और ये z है। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो s ऑर्बिटल जो होगा बॉल की तरह होगा। तो अब यहाँ कोई प्लेन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जो इस बॉल को क्रॉस कर जाए बिना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को काटे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कोई नोडल प्लेन पॉसिबल नहीं है। ठीक, लेकिन वहीं पर अगर मैं px ऑर्बिटल लेता हूं, इधर देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आप जानते हैं ये z होगा जो इससे बाहर निकल रहा है। तो दिस इज z। तो ये प्लेन क्या होगा, y और z से मिलके yz प्लेन। तो दिस yz प्लेन इज कॉल्ड व्हाट, नोडल प्लेन। गॉट इट? तो अब आपको नोडल प्लेन का मीनिंग पता पड़ गया है। तो px में एक नोडल प्लेन होगा, वो भी कौन सा, yz। किसके लिए, px के लिए। सिमिलरली अगर अब मैं py ले लेता हूं तो देखिए ये y, ये x, तो ये py ऑर्बिटल हो गया। तो z एक्सिस यहां होगा। तो ये वाला जो प्लेन होगा, आप ध्यान से देखिए x और z से मिलकर बन रहा है xz प्लेन। तो यहां पर xz विल बी नोडल प्लेन। अब आपको समझ आ गई होगी कहानी। तो pz में अगर मैं pz ले लेता हूं तो ध्यान से देखिएगा, ये मैंने z एक्सिस ले लिया, ये pz हो गया, तो ये x, ये y। तो एक्चुअली जो z है वो बोर्ड से ऊपर और नीचे है। तो ऊपर एक लोब आ रही है और एक लोब नीचे जा रही है। तो बोर्ड का प्लेन यानी जो xy प्लेन है, दैट विल एक्ट एज, xy प्लेन विल एक्ट एज नोडल प्लेन। बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। xy प्लेन विल एक्ट एज नोडल प्लेन। एनी डाउट यू हैव टिल दिस पॉइंट? चलिए अब मैं आपको थोड़ा इनके 3 डायमेंशन व्यू भी दिखा देता हूं। तो इधर देखिए ये आपका px है, तो ये x एक्सिस के अलोंग है। तो ये yz प्लेन इज एक्टिंग एज नोडल प्लेन। ये आपका py है,
तो इफ दिस इज y, तो देखिए ये xz प्लेन इज एक्टिंग एज नोडल प्लेन। अब मेरे हिसाब से आपको फील आ जाएगी। फील आना बहुत जरूरी है भाई आईआईटी के लिए, आईआईटी हो, नीट हो, किसी के लिए भी। तो यहां देखिए अगर ये pz है तो ये xy प्लेन, जस्ट लुक एट इट। क्लियर? तो वैसे ही मैं आपको डी ऑर्बिटल्स में दिखा देता हूं भाई। तो यहाँ तो एक ही नोडल प्लेन था, तो यहाँ से जो प्लेन पास होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कट नहीं करेगा। लेकिन एस में आप ऐसा कोई प्लेन नहीं बना सकते, तो एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। अब डी में देखिए दो दो नोडल प्लेन है। अगर ये आपने डी एक्स वाई लिया, ये डी एक्स वाई है, तो देखिए डी एक्स वाई क्या होगा, ये अगर एक्स है, ये अगर वाई है, तो वो ऐसा होगा। तो देखिए अब जेड ऊपर की तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ, तो ये जो प्लेन होगा वाई जेड और ये जो होगा एक्स जेड, राइट, ये नोडल प्लेन होंगे। तो ये दिखा रखे दो। सिमिलरली अगर मैं डी एक्स जेड लूंगा तो इसके दो नोडल प्लेन दिखा रखे हैं। तो आप उन्हें सिंपली, अगर एक्स जेड लेना है तो आप एक्स और जेड ऐसे ले लो, तो प्लेन के नाम भी आपको पता होगी। तो वाई, अब यहाँ पर वाई ऐसे आएगा, तो जब वाई ऐसे आया तो ये प्लेन होगा वाई जेड और ये प्लेन होगा एक्स वाई। तो दो नोडल प्लेन ये दिख रहे, दो नोडल ये दिख रहे, दो नोडल ये दिख रहे। यहाँ पर डी जेड स्क्वायर में दिक्कत क्या आएगी, अगर मैं ऐसे कोई प्लेन करूंगा तो वो इस रिंग को काटेगा, ऐसे करूंगा तो भी रिंग को काटेगा। तो यहां नोडल प्लेन बनाने की बजाय नोडल कोन होगी। तो ये कोन जैसे आइसक्रीम की कोन होती है, इसके बीच में यहां पर ऊपर लोब होगी। जैसे, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने कोन बना लिया, राइट। तो नोडल प्लेन की बजाय मैं यहाँ नोडल कोन बोलूंगा। ये कोन बन गया आइसक्रीम की, खा सकते हो आइसक्रीम। तो यहाँ एक क्लाउड ऊपर आ रहा है, एक लोब नीचे जाएगा, तो एक कोन ये रही और एक कोन ऐसी इन्वर्टेड, आपको दो कोन ही नजर आएंगी भाई। मैं वो दोनों कोन्स आपको दिखा देता हूं। तो दिस इज योर नोडल कोन। तो देयर विल बी नोडल कोन्स कहां पर, डी जेड स्क्वायर, और ये आपका नोडल प्लेन होगा और सभी में। तो बताइए यहां तक कोई डाउट है आपको? तो मैंने अब आपको बता दिया है कि डी में दो प्लेन होते हैं नोडल प्लेन। डी जेड स्क्वायर में प्लेन की वजह कौन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप प्लेन लोगे तो वो इसे कट करेगा, तो फिर वो नोडल क्यों कहलाएगा? नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो होंगे। तो अब आपको पता पड़ गया है कि एस में कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, पी एक्स पी वाई पी जेड हर एक में एक 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 होगा और डी में दो होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते। तो ये देखिए और थोड़ा अच्छा डायग्राम दिखा रखा है, तो आप यहाँ पर डायग्राम देख के इसे थोड़ा फील कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आपका डी जेड स्क्वायर था, तो यहाँ नोडल कोन आपने ये बनाई। अब आपको एकदम फील आ जाएगी, समझ आ गया? और ये तो प्लेन आप इजीली विजुअलाइज कर ही सकते हो, ये वाले प्लेन, राइट। चलिए भाई ये सब आपको दिख रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो नोडल प्लेन अब आपको क्लियर हो चुका है भाई। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एल और एम। तो जैसे मैंने कहा 2p के लिए पॉसिबल वैल्यूज बताइए, 2p के लिए एन, एल और एम। तो देखिए जब मैंने 2p बोला तो ये आपका शेल बताता है, n होगा 2, एल पी के लिए क्या होगा 1। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए तीन पॉसिबल सेट है, अब m -1, 0 और 1। तो अगर m -1 लूं, क्योंकि ये हो सकता है, l m को आप 0 भी ले सकते हो, m को आप +1। तो बेसिकली 2p के लिए तीन सेट आ गए। 2p के लिए कितने सेट आ गए? तीन। फिर देखिए अगला 3s। तो अगर मैं 3s की बात करता हूं तो देखिए n कितना होगा 3, l 0 तो m 0, तो इसके लिए तो m की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, हो गया। अगला देखिए भाई 3d। तो अगर मैं 3d की बात करूं तो 3d के लिए n कितना है 3, l कितना है 2, d के लिए l 2 होता है। अब m की वैल्यू 5 पॉसिबल है, -2, +2, -1, +1 और 0। तो n3, l2, n3, l2, n3, l2, n3 and l2. So there are 5 possible sets. 5 possible sets. Got it? So you have 5 possible sets if you really want to calculate it. Tell me if you still have any doubt. Right? तो आपको n, l और m निकालना मैंने अब सिखा दिया है। 4p के लिए अगेन n will be 4 and l will be 1
और m के लिए देयर विल बी 3 सेट्स। यहाँ पर n विल बी 5 एंड l विल बी, तो देखिए भूल जाते हो ना तो 0 1 2 3 4 ऐसे कर लो, S P D F, तो F के लिए L की वैल्यू क्या होगी 3, तो M की जो वैल्यूज होंगी वो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 सेट बनेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने P और D के लिए बनाए थे। बताइए, तो ये आपके सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिए भाई। अब मैं आता हूँ अगले पर, स्पिन क्वांटम नंबर। एक्चुअली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं मूव कर रहा है तो वो अपने मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस करेगा, राइट। और जब वो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेसिकली। तो उस मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली या तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, या आप उसमें पढ़ेंगे 12th में, या तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा या साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन पॉसिबल होती हैं, और उन स्पिन्स को बताने के लिए हम एक और नंबर यूज करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज एस। ओनली 2 डायरेक्शंस ऑफ स्पिन आर पॉसिबल इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो 2 स्पिन की वैल्यूज हो सकती हैं, एक वैल्यू को अगर हमने +½ दे दिया तो दूसरी को हम -½ देते हैं, एक वैल्यू को अगर हमने -½ दे दिया तो दूसरी को हम +½ देते हैं। यू कैन असाइन एनी वैल्यू, इट इज नॉट लाइक क्लॉकवाइज को प्लस देना ऑलवेज, नो इट इज नॉट नेसेसरी, you can give minus as well, -½ +½ got it। So there is very important point, and this point was asked even in IIT JEE। many student ask sir ये कैसे मूव करता है, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह करता है, पंखे की तरह, तो यहाँ मैं एक आंसर दूंगा, इट हैज नो फिजिकल एनालॉगस, इसकी कोई फिजिकल एनालॉजी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, IIT ने बात एक बार पूछी थी। तो अगर एक की स्पिन, देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज, एक को हम s को +½ बोल देते हैं और दूसरे को -½ तो आप किसी को भी +½ बोल सकते हो, किसी को भी -½ तो एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसे अप एंड डाउन से दिखा देते हैं, तो आप किसी को भी +½ दे सकते हो, किसी को भी -½ इसे प्लस दे दिया तो इसे माइनस देना पड़ेगा, रिलेटिव टर्म्स है। अब ऐसा नहीं है सर ऊपर वाले को हमेशा ही प्लस देना है क्या, नो, यू कैन असाइन माइनस, यू कैन असाइन प्लस। अब बताओ अगर कोई डाउट है तो, राइट। चलिए भाई, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ। वो फॉर्मूलेज आप लिख लीजिए भाई। एक होता है मैग्नेटिक स्पिन, मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, n × n+2 bm। तो n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और bm यूनिट है, bm यूनिट का मतलब होता है बोहर्स मैग्नेटो, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी भी ये पता होना चाहिए। एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूले याद होने चाहिए। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई, √L × L+1 × h/2π। कई बुक्स में इसे ऐसे लिख देते हैं L × L+1 h/2π की जगह h×, L का मीनिंग आपको पता है। एक और होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। अब ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, n × h/2π, और ये क्या होगा, mvn/rn। तो ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। बताइए मुझे, तो ये वेलोसिटी है, nth शेल में है, तो nth शेल में इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी, रेडियस ऑफ nth क्या होगी, तो ये डिटेल में आएगा बाद में, बट ये फॉर्मूले याद हो तो बेहतर है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से भाई, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एन एटम अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। कैसे पता लगाओगे भाई, 2d 4f कौन सा सेल एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए यहाँ इसके लिए n2 है, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ L 0 1 2 3, तो ये S, ये P, ये D, ये F। तो D के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 2।
ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो L होता है वो 0 to n-1 होता है, वो कभी भी n के बराबर नहीं जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो एक तो आंसर यही हो गया। देख लेते हैं कहीं कोई और भी तो आंसर नहीं है भाई। 4f की अगर मैं बात करूं तो n 4 होगा और l क्या होगा 3 f के लिए, तो ये पॉसिबल है। तो f g h, तो ये 4 लिख लो, ये 5 लिख लो, तो ये 5h, तो n 5 हो गया, h के लिए l की वैल्यू क्या होगी 5, तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, ये भी गया। 7h, तो इसके लिए n 7 हो गया और l 5 हो गया, ये पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, A और C। देख लीजिए, एनी डाउट यू हैव टिल दिस पॉइंट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि क्लास लाइव नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एग्जिस्ट इन कंप्लीटली फिल्ड n4 ऑर्बिटल, तो जब मैं कह रहा हूं n4 ऑर्बिटल, n4 शेल, सॉरी n4, तो जब वो पूरा फिल होगा तो मैक्सिमम कितने आएंगे? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे n²। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n², तो n की वैल्यू 4 रख दो, 32 आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इन्हें पॉज करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अगली प्रॉब्लम दी तो मैं यहाँ 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकता, आप इसे पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय क्वांटम नंबर n5l2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में ये आएगा। तो देखिए जब n5l2 बोल रहे हो आप, तो इट इज 5d, तो 5d के अंदर जब मैं इलेक्ट्रॉन्स भरूंगा तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपोजिट स्पिन में। तो इन 10 इलेक्ट्रॉन का जब आप एड्रेस दोगे तो n5 लिखोगे और l2 लिखोगे, तो ये 10 आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन के एड्रेस में ही आना है, राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड टू लोकेट एन ऑर्बिटल, वेरी इंटरेस्टिंग, मैं बार बार आपको बता रहा था कौन से की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ये चाहिए, l भी चाहिए और m भी चाहिए, ये नहीं चाहिए क्योंकि ये किसके बारे में बात करता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के। ऑर्बिटल का एड्रेस देने के लिए 3 चाहिए, मैंने इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, n l m और s। तो ये सब ऑर्बिटल का एड्रेस देते हैं कि कोई ऑर्बिटल किस शेल में है, किस सब शेल में है और ये स्पिन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है, राइट। चलिए भाई, यूजिंग s p d एंड f डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो जब मैं n4 कह रहा हूं और l3, तो ये कौन सा होगा भाई, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 s p d एंड f, तो क्या आ जाएगा 4f, तो आपका आंसर क्या होगा डी। तो देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ आती हैं। अगला देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका n3 है और l2 है, तो देखिए n3 l2 मतलब ये 3d हो गया। कर लीजिए ट्राई, मैं 10 सेकंड का टाइम दे देता हूं, कर लीजिए भी, नहीं तो आप लोग पॉज करके भी इसे कर सकते हैं। अब क्या होगा 3d की जब मैं बात कर रहा हूं, तो 3d में आपके कितने ऑर्बिटल होंगे 5। अब m की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो -2 -1 0 +1 +2, पूरा अगर भर दूं मैं इसे, तो देखिए जहां -2 आ रहा है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, समझ आया। अगर वो -2 नहीं लिखता, सिर्फ यही बोलता n3 l2, तो n3 और l2 तो ये तो सबके लिए आता, तब आपका आंसर 10 हो जाता, तब आपका आंसर क्या हो जाता 10। तो देखिए आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज क्लास, और अगर आपने ये एंजॉय की तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठा सकें, वो इसे सीख सकें, राइट। तो अगली क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, जैसे पॉलीज रूल है, ह्यून्स रूल है, ऑफबो रूल है, और किस तरीके से ये की जाती है, राइट। तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है भाई। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।